हेलो एवरीवन। सो किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था और इस लेक्चर से हम किंगडम फंजाई, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्लासिफिकेशन, ये सब हम किंगडम फंजाई के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो किंगडम फंजाई की बात करें, इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या कह रहे हैं? पहला तो मल्टीसेलुलर होता है। अब जो है एक बार प्रोटिस्टा से यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और अब चाहे वो किंगडम फंजाई आए, चाहे हम इसके बाद किंगडम प्लांट पढ़ें या फिर उसके बाद फाइनली एनिमल किंगडम पढ़ें, ये सब जो है यूकारियोटिक सेल ही स्ट्रक्चर के ही बने हुए हैं। सिर्फ जो है मोनरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बने हुए थे। तो अगर स्पेशली यहाँ पे मेंशन नहीं है ना कि ये यूकारियोटिक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचने बैठे कि पता नहीं प्रोकैरियोटिक है कि यूकारियोटिक। नहीं, अब सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं यूकारियोटिक होंगे। वैसे ये मल्टीसेलुलर है। जो प्रोटिस्ट थे उनमें ज़्यादातर अभी तक जो थे यूनिसेलुलर थे। मोस्टली वहाँ पे यूनिसेलुलर यूकारियोटिक जो सेलुलर स्ट्रक्चर था वो था। दूसरा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है ज़्यादातर 95% ये हेटेरोट्रोफिक है, यानी कि ये अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते। दे वर इंक्लूडेड विद प्लांट्स इन किंगडम प्लांट बट दे डिफर फ्रॉम प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। इनका और प्लांट का जो डिफरेंस पड़ता है वो सिर्फ ये कि इनका हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और प्लांट्स वही होते हैं जिनका ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल एज रिजर्व फूड मटेरियल। जो स्टार्च है, जो प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च होता है, जबकि इनके अंदर फंजाई किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो है क्या होता है? ग्लाइकोजन और ऑयल। ठीक है। सेल वॉल जो है इनके अंदर भी होती है, प्लांट के अंदर भी होती है, लेकिन प्लांट की मोस्टली सेलुलोज की सेल वॉल होती है, इनकी काइटिन की बनी होती है। तो ये जो तीन फीचर्स थे, पहला कि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। दूसरा, इनका रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन और ऑयल है, ना कि स्टार्च। तीसरा, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी है, ना कि सेलुलोज की। इस वजह से इन्हें प्लांट किंगडम से रिमूव करके एक सेपरेट किंगडम के अंडर प्लेस किया गया है। उसके बाद जो स्टडी ऑफ फंजाई होती है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी, माइसीलियम माइकोलॉजी। जहाँ पे ये वर्ड आता है ना, मतलब फंजाई से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। ठीक है। एंटोनियो माइकल इज द फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी। ही हैड डिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ फंजाई इन हिज बुक नोवा प्लेनेटेरियम जेनरा। एंटोनियो माइकल को क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले काफ़ी सारी जो उनकी बुक थी नोवा प्लेनेटेरियम जेनरा, उसके अंदर काफ़ी सारे फंगस जो है उन्होंने डिस्क्राइब की थी। आर तुलसेन is considered as reconstructor of mycology and Sir E.J. Butler is called father of Indian mycology। इसके बाद बात करें हैबिट और हैबिटेट्स ऑफ फंजाई। सबसे पहले आते हैं एक एक्वेटिक फंजाई होती है जो कि वाटर या डैम प्लेसेस पे मिलती है। फॉर एग्जांपल एलियोमाइसिस। दूसरी जो टाइप होती है वो होती है कोप्रोफिलस फंजाई, जो कि ग्रो करती है इन द डंग ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स, जो वेजिटेरियन होते हैं, मतलब चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन हो, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है यानी कि डंग, वहाँ पे ये ग्रो करती है, जैसे सैक्रोमाइसिस कोप्रोफिटोइडिस। उसके बाद है साइक्रोफिलिक फंजाई, जो कि बहुत बहुत जो है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पे ग्रो कर जाती है। कोर्टिकोलस फंजाई, जो कि ट्रीज़ की बाग के ऊपर, जो मतलब मेन ट्रंक होता है ट्री का, तना होता है, उसके ऊपर बार्क होती है ना, वहाँ पे ग्रो करता है, जैसे पॉलीपोरस। किरेटिनोफिलिक फंजाई, जो कि हेयर, नेल, स्किन वगैरह, कई बार हेयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, नेल्स के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे फंजाई ग्रो कर जाती है। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट जहाँ पे किरेटिन प्रेजेंट है। ठीक है। किरेटिनोमाइसिस। इसके अलावा जो लास्ट है एंटोमोजीनस फंजाई, जो कि इंसेक्ट के ऊपर ग्रो कर जाती है। इंसेक्ट के ऊपर मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये इंसेक्ट है जिसके ऊपर ये फंजाई ग्रो की हुई है। ठीक है। तो इस कैटेगरी को क्या कहते हैं? एंटोमोजीनस फंजाई।
उसके बाद थैलस यानी बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फंजाई के। द थैलस ऑफ बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम विच इज अ मास ऑफ इंटरवूवन फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। देखो ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेल्स होते हैं, कितने ही बना लो तुम, ठीक है। इंटरवूवन का मतलब एक दूसरे में एग्रीगेटेड होता है वो, ठीक है। तो इंटरवूवन मास ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। माइसीलियम इज एब्सेंट इन सैक्रोमाइसिस, सिंक्टेरियम and in saccharomyces the cells adhere to one another to form a temporary chain pseudomycelium। ये क्या कह रहे हैं कि वैसे तो देखो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इनका जो आपस में एग्रीगेटेड होता है जिसको हाइफे बोलते हैं, ठीक है। और मतलब वो हर एक फिलामेंट को हाइफे बोलते हैं, बट पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। इनकी बॉडी को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। लेकिन स्यूडोमाइसीलियम किस केस में बोलते हैं कि मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो है वैसे ये माइसीलियम है, लेकिन जो स्यूडोमाइसीलियम फंजाई होती है मतलब जिनका माइसीलियम ट्रू नहीं होता, उसमें क्या होता है कुछ सेल्स जो होते हैं कभी कभी लाइफ साइकिल के किसी टाइम पे ऐसे इलोंगेट होके हाइफे फॉर्म कर लेते हैं यानी फिलामेंट बना लेते हैं, जबकि बाकी सारे जो सेल्स होते हैं वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर शो नहीं करते, ठीक है। वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर शो नहीं करते, इसलिए इनको स्यूडो फिलामेंट माइसीलियम बोलते हैं। उसके बाद जो इन बात की थी, हाँ, फंजाई हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस इन लाइफ साइकिल। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव या एसिमिलेटिव फेज, सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज। द माइसीलियम ग्रो विद इन दिस सबस्ट्रेटम एंड इट इज ऑल्सो हाइलाइन ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज, हैंस इट इज़ नॉट विजिबल। मैं डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी कि जब ये वेजिटेटिव फेज में होते हैं तो उस टाइम पे ये विजिबल नहीं होते। क्यों नहीं होते वो मैं आपको जब डायग्राम बताऊंगी ना उसमें दिखाऊंगी। क्या होता है कि जब जो इनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है उसमें बनते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स होते हैं डार्क कलर के, काफ़ी डार्क कलर के, मतलब ऐसे ब्लैक 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 ऊपर जो होता है स्ट्रक्चर, मतलब क्योंकि वो स्पोर्स होते हैं तो वो ब्लैक ब्लैक जब होती है ना तब वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। अदरवाइज हाइलाइन वर्ड जो यहाँ पे आता है मतलब एक तरीके से बैकग्राउंड से मैच करती है जहाँ पे ये ग्रो करती है। तो वेजिटेटिव फेज जब इसके लाइफ साइकिल का होता है तो ये बैकग्राउंड में इतना विजिबल नहीं होती जितना वो रिप्रोडक्टिव फेज में विजिबल होती है। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज द माइसीलियम ग्रो आउटसाइड द सबस्ट्रेटम। मोस्टली ये क्या बोल रहे हैं कि जब तक इनका वेजिटेटिव फेज होता है ये सबस्ट्रेटम के मतलब पोर्स कह लो या उसके अंदर ही होते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेटम के अंदर ही ग्रो कर रहे होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा विजिबल नहीं होते। लेकिन जैसे ही इनका रिप्रोडक्टिव फेज आता है इनके जो माइसीलियम स्ट्रक्चर है वो ग्रो कर जाता है सबस्ट्रेटम के बाहर भी, मतलब जिसके ऊपर इन्होंने ग्रो किया है उसको सबस्ट्रेटम बोल रहे हैं। पहले कह रहे थे कि उसके अंदर ग्रो करता है शुरुआत में जब इनकी लाइफ साइकिल का वेजिटेटिव फेज होता है, जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो उससे बाहर भी ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए वो विजिबल हो जाता है। द माइसीलियम इज आर्मिलेरिया इज द लार्जेस्ट वाइल यीस्ट इज स्मॉलेस्ट फंगस। सबसे स्मॉलेस्ट फंगस क्या है, यीस्ट। और आई थिंक यीस्ट का नाम इतना कॉमन है कि आपने पहले ज़रूर सुना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो हाइफा है जो मतलब बोला ना कि ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर के बने होते हैं, तो वो फिलामेंट को हाइफा बोलते हैं, इसको हाइफा बोलते हैं, इसको हाइफे बोलते हैं। लेकिन इस हाइफे की ऑर्गेनाइजेशन डिफ़र करती है, डिफरेंट फॉर्म्स में ये हाइफे ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें से पहली बात की गई है प्लेक्टनकाइमा। इसमें क्या होता है, हाइफे जो होते हैं आपस में एक हाइफा दूसरे से, जितने भी टोटल हाइफे होते हैं फिलामेंट होते हैं आपस में लूजली या कॉम्पैक्टली इंटरवूवन होते हैं, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्दर टू टाइप्स में जो है डिवाइड होते हैं, प्रोसेनकाइमा और स्यूडोपेरेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा में क्या होता है कि हाइफे लूजली इंटरवूवन होते हैं और ओब्वियसली स्यूडोपेरेनकाइमा में वो कॉम्पैक्टली। जब प्लेक्टनकाइमा में बात की थी तो इन्होंने दोनों ऑप्शन दिए थे कि इंटरवूवन होते हैं, लूजली भी इंटरवूवन हो सकते हैं और कॉम्पैक्टली भी इंटरवूवन हो सकते हैं। जब ये लूजली होते हैं तो प्रोसेनकाइमा और कॉम्पैक्टली होते हैं तो स्यूडोपेरेनकाइमा। अगैरिकस जो है स्यूडोपेरेनकाइमा का एग्जाम्पल है, और रिजोपस, ये 9 नहीं है, एस है, रिजोपस या म्यूकर जो है प्रोसेनकाइमा
का एग्जाम्पल है। ये देखो डायग्राम में ये जो है प्रोसेनकाइमा है, लूजली अरेंज, ठीक है। अगर इनको यहाँ पे ना दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बीच में स्पेसिस है, जैसे यहाँ पे स्पेसिस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस, क्योंकि ये आपस में लूजली इंटरवोवन है। लेकिन इनमें देखो, इनमें ना इनको ऊपर से दिखाया हुआ है, मतलब ये एक्चुअली इतने एक दूसरे के पास पास हैं, इनको ना यहाँ से ऊपर से टीएस दिखाया हुआ है इनका। तो देखो यहाँ पे इसमें बीच में कोई स्पेस कहीं पे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये क्लोजली कॉम्पैक्टली इंटरवोवन है। तो ये है स्यूडोपेरेन्काइमा। उसके बाद फर्दर 2 अरेंजमेंट और पढ़नी है हमें हाइफे की, एक है स्क्लेरोशियम, दूसरी है रिजोमोर्फ। वो आगे देखते हैं, स्क्लेरोशियम की बात करते हैं। दीज आर मोडिफाइड स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्लैक्टनकाइमा, मतलब प्लैक्टनकाइमा की मोडिफाइड फॉर्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हाइफा जो है कॉम्पैक्टली इंटरवोवन है, एंड दे फॉर्म स्फेरिकल कुशन लाइक मासेस कॉल्ड स्क्लेरोशिया। कि यहाँ पे जो ये प्रोसेनकाइमा था उसकी ये मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये जो देखो कुछ ज़्यादा ही कॉम्पैक्टली जो है, इससे भी कॉम्पैक्टली इंटरवोवन है, चारों तरफ इनकी कवरिंग है, ठीक है। और इस एक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, ये स्क्लेरोशिया। ऐसे काफ़ी एक दूसरा मतलब कुछ हाइफे जो है दूसरा स्क्लेरोशिया बना लेंगे, कुछ दूसरा बना लेंगे, मतलब जो ऐसे कह सकते हो कि पूरी क्लास है उसमें बच्चे ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, क्लास के बच्चे ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ऐसे ही जितने भी हाइफा थे वो डिफरेंट ग्रुप्स में, कुछ यहाँ पे जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड हो गए, कुछ यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड हो गए, कुछ इसमें कॉम्पैक्टली पैक्ड हो गए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि ये एक स्क्लेरोशिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ऐसे वो मतलब एक ग्रुप जो होता है हाइफे का, कॉम्पैक्टली इंटरवोवन हाइफे का, उसको स्क्लेरोशिया बोला है। द आउटर सरफेस ऑफ स्क्लेरोशिया बिकम डार्क ब्राउन टू ब्लैक एंड इवन क्रस्ट लाइक वाइल द इनर हाइफे आर कलरलेस। एग्जाम्पल है स्क्लेरोशीनिया। ये कह रहे हैं कि जो आउटर कवरिंग होती है, एक ग्रुप है उसके चारों तरफ आउटर कवरिंग होती है, इसके अंदर कॉम्पैक्टली पैक्ड हाइफे हैं, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है वो ब्लैक या डार्क ब्राउन होती है, जबकि इसके अंदर ये जो हाइफे होते हैं, ये जो हाइफे हैं जितने भी, ये क्या होते हैं, कलरलेस। रिजोमोर्फ की बात करें तो इन सम फंजाई द हाइफे फ्यूज टू फॉर्म रोप लाइक स्ट्रक्चर दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। दिस थिक जिलेटिनियस डार्क ब्राउन एंड कोइल्ड रोप लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिजोमोर्फ। मतलब ये कह रहे हैं कि वैसे तो देखो हाइफे भी फिलामेंटस ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ये जो फिलामेंट है, कुछ कुछ फिलामेंट आपस में एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं और आपस में ये दोनों जो है एग्रीगेट होके रोप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखो डायग्राम में ये एक रिजोमोर्फ है, ठीक है, एक रिजोमोर्फ। तो इसके अंदर काफ़ी सारे हाइफे जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, ठीक है। दी स्ट्रक्चर हेल्प इन पेरेनेशन। पेरेनेशन का मतलब वही होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो रिजोमोर्फ की फॉर्म में वो हाइफे सर्वाइव कर जाते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न हो जाती है, ये जो है जर्मिनेट करके पूरी नई माइसेलिया, पूरी नई बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद जो ये हाइफा हम कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हाइफे आर एसेप्टेट या कोइनोसाइटिक इन लोअर फंजाई एंड दे आर एक्चुअली सिंगल सेल्स दैट आर हाईली ब्रांच विद अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। क्या बोल रहे हैं, एसेप्टेट या कोइनोसाइटिक का मतलब क्या है हाइफे का, कि ये जो पूरा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये एक ही सेल है, एक्चुअली सिंगल सेल है, ठीक है, लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएट है। न्यूक्लियस इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन बीच में कोई सेप्टा नहीं है, कोई डिवाइडेशन नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूस एक सिंगल सेल है जो कि मल्टी न्यूक्लिएट है, और ये ब्रांच भी है, मतलब इसकी ब्रांचिंग भी हो रही है। But in higher fungi the mycelium is septate and each compartment is uninucleate। अब हायर फंजाई होती हैं जो क्लासिफिकेशन में हायर होती है, जिनके फीचर्स एडवांस होते हैं, उनका हाइफे जो होता है उसमें कंपार्टमेंट्स बनी होती है, मतलब सेप्टा होता है, इसको सेप्टा बोलते हैं। ये एक सेप्टा है, ये एक सेप्टा है, जो एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से डिवाइड करता है, और हर एक कंपार्टमेंट जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होगा। अब ये जो सेप्टा हैं वो 2 टाइप के हैं। पहला सिंपल पोर्स, इसमें क्या होता है,
जो ये क्रॉस वॉल है, मतलब दो कंपार्टमेंट्स के बीच में ये जो क्रॉस वॉल है वो कंप्लीट नहीं है, उसके बीच में एक पोर है, मतलब स्पेस है, खाली जगह है, टू अलो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ताकि इधर से किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट इस कंपार्टमेंट में या इधर से इस कंपार्टमेंट में अलो करता है ये पोर। ठीक है, यूजुअली फ्रॉम ओल्डर टू यंगर पार्ट्स और फ्रॉम वेजिटेटिव हाइफे टू रिप्रोडक्टिव हाइफे। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये होता क्या है। ज़्यादातर जो ये मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना कि मूवमेंट होती है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है इन पोर्स के थ्रू, जो सेप्टा के अंदर पोर होता है वो मूवमेंट को अलो करते हैं फ्रॉम ओल्डर टू यंगर पार्ट, मतलब हाइफे का ओल्ड पार्ट जो है उससे उसके यंग पार्ट की तरफ, या फिर वेजिटेटिव हाइफे से रिप्रोडक्टिव हाइफे की तरफ, वो उस फिलामेंट की तरफ जो कि रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका है। सेकंड जो है वो है डोली पोर। डोली पोर हैज ए सिलेंड्रिकल पोर ब्लॉक्ड ऑन दी बोथ साइड्स बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पार्थिनोसोम। द पोर इज कॉल्ड डोली पोर। हेयर द फूड मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सिलेक्टिव मैनर। मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको, रुको। ये देखो डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है, ये जो है सिंपल पोर है, ये सेप्टा था जिसके बीच में ओपनिंग है, स्पेस है, जिससे सब्सटेंस जो है एक मतलब जो कंपार्टमेंट है उससे दूसरे कंपार्टमेंट में मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने सिंपल पोर में देखा था। दूसरा हमने देखा था डोली पोर, उसमें क्या कहा था कि जो बीच में पोर होता है ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पार्थिनोसोम्स। क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को? पार्थिनोसोम्स। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है कि हाइफे शो एपिकल ग्रोथ। बच्चे एपिकल ग्रोथ का क्या मतलब होता है वो बताती हूँ मैं आपको। देखो एक ये हाइफे है, अगर ग्रोथ किस वजह से होती है, जब किसी पार्ट में सेल डिवीज़न होती है वहाँ पे नए सेल ऐड होते रहते हैं, नए सेल ऐड होते रहते हैं, तो ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रोथ। अब एपिकल ग्रोथ का मतलब है कि जो टिप वाला पोर्शन है, जो अपर पोर्शन है, नए सेल्स जो हैं वहाँ पे ऐड हो रहे हैं, इसलिए वो ग्रोथ हो रही है। नए सेल्स कहाँ पे ऐड हो रहे हैं? टिप के ऊपर, वो एपिकल ग्रोथ है। अगर नए सेल जो हैं, ये तो जो है ओल्डर पार्ट है, लेकिन बेस के अंदर नए सेल्स ऐड हो रहे हैं और भी सेल्स ऐड हो रहे हैं, तो लेंथ तो बढ़ेगी। लेकिन नए सेल्स कहाँ पे ऐड होंगे? यंग पार्ट कौन सा होगा? बेस की तरफ। लेकिन ऐसा हाइफे में नहीं होता, फंगल हाइफे में नहीं होता, ग्रोथ उनकी एपिकल होती है। सेल वॉल जो होती है ओब्वियसली इनकी काइटिन की बनी होती है, जो कि एक पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। पॉलीमर का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल यूनिट के बाद बार रिपीट होने की वजह से ये स्ट्रक्चर बना है। तो अगर काइटिन एक पॉलीमर है तो वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के बार बार रिपीट होने की वजह से बना है। इन फाइटोपथोरा एंड मैनी अदर ओमाइसिटीज़, ये जो है टाइप है, फंगस की टाइप है, जो हम क्लासिफिकेशन में पढ़ भी लेंगे। इनके अंदर क्या कह रहे हैं? काइटिन के अलावा सेल वॉल के अंदर सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। तो ये डायग्राम हम देख चुके हैं। उसके बाद कुछ और बातें की हुई हैं इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, मेम्ब्रेनस वेसिकल कोल्ड लोमासोम इज अटैच टू दी सेल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेनस वेसिकल है। वेसिकल देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रक्चर कैसा भी हो वेसिकल का, लेकिन बात ये है कि बस चारों तरफ ये जो होती है ये मेम्ब्रेन होती है, अंदर स्पेस होता है, तब उसको वेसिकल बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एक वेसिकल है मेम्ब्रेन की बनी हुई, जो कि जो मेन सेल मेम्ब्रेन है उससे अटैच होती है, ठीक है। इसके अलावा फंगल सेल यूकारियोटिक होते हैं, तो न्यूक्लियस या और जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक स्ट्रक्चर इनके अंदर मिलता है डिक्टियोसोम्स, जो कि मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, वो यूनिसिस्टर्नल है। पता है क्या होता है? अगर तुमने गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं सिस्टर्ने। अगर तुमने गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो कि एक यूकारियोटिक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, तो यूनिसिस्टर्नल का यहाँ पे मतलब ये है कि ये एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक ही, वो ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, ऐसे नहीं है, सिर्फ एक ही।
तो यूनिसिस्टर्नल। कीटोसोम्स भी एक स्मॉल वेसिकल है जो कि हाइफा की टिप या एपिकल, जहाँ पे एपिक्स होता है ना उसका, वहाँ पे मिलती है, और उनके अंदर सेल वॉल मटेरियल होता है जो कि काइटिन है। यानी कि जैसे देखो एपिकल ग्रोथ है तो टिप की तरफ ही नया जो यंग पार्ट है, यंग हाइफे है, वो ऐड होगा, तो वहाँ पे सेल वॉल भी चाहिए चारों तरफ। तो ये जो वेसिकल है कीटोसोम्स, कीटो जो वर्ड आया है वो काइटिन से ही आया है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। जैसे ही यंग पार्ट बनता है उसके चारों तरफ ये काइटिन को रिलीज करके सेल वॉल फॉर्म कर देती है। न्यूक्लियाई की बात करें तो न्यूक्लियाई स्मॉल होता है। दूसरा ये बात कह रहे हैं कि स्पिंडल इज इंट्रा न्यूक्लियर इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। स्पिंडल पोल्स आइदर सेंट्रियोल और स्पिंडल पोलर बॉडीज विच लेक द माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैंने तुम्हें बताया था माइटोसिस मियोसिस के बारे में, तुम्हें ये बताया था मैंने कि माइटोसिस और मियोसिस दो तरीके होते हैं सेल को डिवाइड करने के। सेल डिवाइड होता है तो सिर्फ यही ही दो मेथड होते हैं उसको डिवाइड करने के, और माइटोसिस और मियोसिस में दोनों में पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है। यानी पहले डीएनए डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और फाइनली पूरा का पूरा सेल्स जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है तो उसमें होता क्या है, सेंट्रियोल स्ट्रक्चर होता है जो कि डिवाइड करने से जस्ट पहले कॉपी हो जाता है, यानी डुप्लीकेट हो जाता है। दो सेंट्रियोल बन जाते हैं, एक इस एंड की तरफ एक दूसरे एंड की तरफ, और वो क्या करते हैं, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ट्यूबुलिन एक प्रोटीन बनता होता है जिसके फिलामेंट होते हैं। ये जो मैं बना रही हूँ इस सेंट्रियोल से न्यूक्लियस के इस पार्ट की तरफ और इस सेंट्रियोल से इस तरफ, ठीक है, ये सब ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने माइक्रोट्यूब्यूल हैं। क्या होता है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है न्यूक्लियस के यानी डीएनए के इस पोर्शन को इस तरफ खींचते हैं और ये इधर से इस तरफ पुल करते हैं ताकि जो वो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। यही हम चाहते हैं, हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस में माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। रिजर्व फूड मटेरियल ऑब्वियसली ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है। ये देखें, ये जो है एक हाइफा कह लो या फंगल सेल कह लो, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक सेल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है इन्होंने। ये देखो लोमासोम यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और वेसिकल्स होती हैं, मतलब अंदर से ये जो है एम्प्टी होती है और ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बस ये चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन है। इसके अलावा किसकी बात की थी, डिक्टियोसोम्स की बात की थी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वेसिकल लाइक, ये जो है डिक्टियोसोम्स हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी वैक्यूल्स की हमने बात की थी, या राइबोसोम जो होते हैं ये जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता ही है वो तो यूकारियोटिक सेल के अंदर। ये जो है वो काइटिन की बनी सेल वॉल है। क्या है, काइटिन की बनी सेल वॉल। इसके अलावा ये जो है न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए है। ये जो हैं फूड वैक्यूल्स हैं, यानी कि यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन या फिर ऑयल, ठीक है। इसके अलावा ये भी वैक्यूल्स है, ठीक है। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई किंगडम के बारे में। कल के लेक्चर में जो हमें पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको डिटेल में पढ़ना है, और जो रिप्रोडक्शन इन फंजाई है उसको डिटेल में करेंगे। उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्लासिफिकेशन पे मूव कर जाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।